क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकआईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर है। कुछ प्राकृतिक घटनाएं, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमें चर्चा करना है, जिसमें बिजली गिरने की घटना जो होती है जिसे हम त्वरित कहते हैं, और भूकंप, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है, मैप के माध्यम से बताया गया है, कुछ नए वीडियो को ऐड करके बताया गया है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो बादल गरजते हैं और जो बिजली गिरती है, जो त्वरित चालक होता है वो क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। फिजिक्स का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें करने की जरूरत है। लिखा है कि जो है इस अध्याय में हम दो विनाशकारी परिघटनाओं त्वरित और भूकंप पर चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है और त्वरित चालक क्या होते हैं, त्वरित क्या होता है, इस पे हम जो है डिटेल में बात करेंगे। लिखा है हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। याद रखना, दो ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा। तो त्वरित चालक में पहले त्वरित की बात करते हैं। त्वरित क्या होता है? विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलने डुलने लगते हैं। ठीक है, आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। त्वरित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। ठीक है, लिखा है कि प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे त्वरित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। याद रखना, जब प्राचीन काल में दो बादल आपस में जब टकराते थे और उनसे जो चिंगारी निकलती थी और जो बिजली गिरती थी जो जमीन पर, उसको लोग ये समझते थे कि भगवान क्रोधित हो गए हैं, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग जो है पाप करने से बचते थे। तो इसको धर्म से जोड़ दिया गया। लेकिन जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ, जैसे जैसे चीज़ों का विकास हुआ, वैसे वैसे मालूम चला कि नहीं, ये चीज़ें जो है साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फिजिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और इनका जो है अपना अलग महत्व है, और ये भगवान, ये धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये जो है दो बादलों के टकराने से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो धीरे धीरे भ्रम टूटता गया, धीरे धीरे साइंस का विकास होता गया। तो लिखा है आगे, अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से त्वरित पैदा होता है। ठीक है, हमें त्वरित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बरतनी चाहिए? तो लिखा है, चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे, 600 ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब जो है एम्बर एक प्रकार की रॉल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी जो है हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा प्लास्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब आप कभी ऊनी वस्त्र जो है इसके क्या कहते हैं पॉलिस्टर के वस्त्र उतारते हैं तो ऐसा होता है। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक दे सकते हैं। ऐसा जरूर होता है, कभी आप ऐसे कपड़े उतारते समय आपको देखा होगा, ऊनी वस्त्र उतारते समय उसमें हल्की हल्की आवाज आती है। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि त्वरित और तथा अब आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारियां वास्तव में एक ही परिघटना होती हैं। ठीक है, परंतु इन तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। ठीक है, आगे लिखा है जो है बूजो कह रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे, मतलब बहुत ज़्यादा परीक्षण करना पड़ा। वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम होती हैं, तब जाकर के हम वैज्ञानिक खोजों के बारे में पता कर पाते हैं। लिखा है, अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में त्वरित से किस प्रकार संबंधित होते हैं। ठीक है, लिखा है, विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए
आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले यह खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, कभी आप जो है अगर देखेंगे प्लास्टिक को, अगर हम उस पर बाल पे बहुत ज़्यादा देर रगड़ते हैं और जब कोई छोटे छोटे टुकड़े जो है कागज के अगर उसको चिपकाते हैं तो क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। ठीक है, तो लिखा है, आगे लिखा है रगड़ द्वारा आवेशन। तो रगड़ द्वारा भी आवेशन होता है। बाल पेन को खाली रिफिल लीजिए, उसे तेजी से किसी प्लास्टिक के टुकड़े से रगड़कर उसे कागज के छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा जो है उसके सामने हो, तो वो क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, आपके हाथों अथवा किसी धातु से ना छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटे छोटे सूखी पत्तियों, भूसे और सरसों के दानों के साथ चिपकाइए और उनको नोट करिए, तो आप देखेंगे उसमें भी आवेश होता है और वो चिपक जाता है। लिखा है कि जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल या प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में जो है पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कुछ आवेश होता है जिससे वो चिपक जाते हैं। लिखा है आवेशों के प्रकार और उनकी अन्य क्रियाएं क्या होती हैं। हम जो है पहले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं साड़ी में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, अब दिया गया क्रियाकलाप दिया गया है कि 2 गुब्बारे फुलाइए, उन्हें एक प्रकार से लटकाइए कि वो एक दूसरे को स्पर्श ना करें, जैसे यहाँ दिखाया गया है। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे, दोनों क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, आप जो है आवेश हो जाता है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। आइए अब हम इन क्रियाकलापों को पेन के बेकार रिफिल के से साथ दोहराते हैं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए और कांच गिलास के स्टैंड को भली भांति करते हुए उसे गिलास में रखिए। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा उसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। ठीक है, मतलब इस तरह जब हम लाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे और इसमें भी आवेश होता है। ठीक है, दूसरी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे का आवेश जो है रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है। क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है, एक तो जो है चिपक जाएगा और एक दूर भागेगा, ये भी होता है। क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय विभिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा है मान्यता के अनुसार रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। यही क्वेश्चन एक बार ये बीपीएससी में पूछा गया था। लिखा है आगे, क्या देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलिथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक जो स्ट्रंग से निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो याद रखना, जब हम प्लास्टिक को जो है रगड़ते हैं किसी चीज से, प्लास्टिक से, तो दोनों में क्या होता है, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है और वो आपस में चिपक जाते हैं। आगे लिखा है आपके विचार से जो है प्लास्टिक स्ट्रंग पर किस प्रकार आवेश होना चाहिए। आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक स्ट्रंग पर जो है ऋणावेश होना चाहिए। सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश जो है स्थैतिक होते हैं, वह स्वयं गति नहीं करते हैं, और जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। आप क्लास 6 में विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली यह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही होता है। तो जो विद्युत आवेश गति करती है उसी के कारण यह घटना घटती है, उसी चीज को यहाँ पर यह बताया गया है। आगे लिखा है आवेश का हस्तांतरण कैसे होता है। तो आवेश का हस्तांतरण कैसे होगा, इसको हम जो है क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो लिखा है मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए और बोतल के मुंह के साइज के कुछ भाग गत्ते का टुकड़ा लीजिए, उसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की जो है पेपर जो है क्लिप
घुसाई जा सके, ठीक है। तथा पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम की पन्नी की परत मतलब लगभग 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। चित्र के में दर्शाए गए अनुसार उन्हें पेपर क्लिप पर जो है लटकाइए, ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर बताया गया जिसे यहाँ पे लटकाया गया है और इस तरह से, ठीक है। फिर क्या होगा, तो आगे लिखा है गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए कि गत्ते की लंबवत रहे जो है रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है, क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो प्रतिकर्षित करती हैं अथवा आकर्षित करती है, तो आकर्षित कर लेंगी, ठीक है। जब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए, क्या हर बार जो है पन्नी की पत्तियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? तो वो समान रूप से ही व्यवहार करेंगी, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ विद्युत का जो है ये रगड़ने से क्या होगा, आवेश बढ़ जाएगा और एक दूसरे से वो चिपक जाएंगी, ठीक है। आगे लिखा है एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल में प्रवेश कर आवेश प्राप्त करती हैं, ठीक है। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, मतलब वो चिपकती नहीं है। अगर समान आवेश का होगा तो नहीं चिपकेगा, और अगर आवेश दोनों अलग अलग होंगे तभी वो चिपक जाएगा और वो फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग कर जो है परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युत दर्शी कहते हैं, याद रखना। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ है कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धनात्मक चालक द्वारा भेजा जा सकता है, ठीक है। आगे लिखा है कि पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं और पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की प्रक्रिया को दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे जैसे आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं, मतलब जैसे जैसे हम उसके पास ले जाएंगे वैसे वो चिपक जाएंगे। इसका मतलब आवेश लगातार बना हुआ है। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी पर चला जाता है और तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं और किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी भेजने की प्रक्रिया को भू जो है समकर्षण कहते हैं। तो याद रखना, हम जो हमारा अर्थ है, जो पैर है वो हमारा अर्थ से जुड़ा होता है, इसलिए जो है वो पट्टी क्या होगी, चिपक जाएगी, उसको अर्थ वहां से प्राप्त होता है। उसी चीज को यहाँ बताया गया है। लिखा है कि विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में जो है भू समकर्षण की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम अर्थ कहते हैं, जिसे अर्थिंग कहते हैं। तो वही चीज यहाँ विद्युत किया जाता है। घरों में देखा होगा कि एक अर्थ बनाया जाता है लोहे को गाड़ करके। क्यों किया जाता है? क्योंकि जिससे जितना भी ये विद्युत आघात हो वो क्या हो, सीधे कहाँ चला जाए, जमीन के अंदर चला जाए और जो है हमको करंट ना लगने पाए, ठीक है। लिखा है कि तड़ित की कहानी, ठीक है। जब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्यवस्था करना संभव होता है। ध्यान रखना, जो यहाँ बादल है, जब बादल गरजते हैं और जो है उनसे बिजली जब निकलती है तो कुछ बादल प्लस का काम करते हैं, कुछ माइनस का काम करते हैं और फिर वहीं से बिजली निकल के और ये आती है। याद रखना, जो ये बिजली गिरती है ये प्रकाश होता है और इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो इससे ध्वनि भी उत्पन्न होती है। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश और ध्वनि साथ साथ होते हैं या अलग अलग होते हैं बिजली के या बादल के टकराने पर और गरजने पर, तो दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, लेकिन प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रकाश निर्वात में तेज चल सकता है और ध्वनि माध्यम का सहारा लेती है और ठोस में ध्वनि बहुत तेज चलती है जबकि गैस में कम चलती है। इसीलिए पहले हमें प्रकाश जो है क्या होता है, तो प्रकाश हमें दिखाई देता है बादल के गरजने और चमकने पर और बाद में कुछ देर बाद आवाज आती है। कभी इस चीज का आप अनुभव आप स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है गरज करने वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं।
इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक होता है और यह प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट आवेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर जो है संचित हो जाते हैं और धरती के निकट भी आवेशन का संचयन होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु को विद्युत की हीन चालक आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है, ठीक है, और उससे क्या होता है, बादल चमकने लगता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं। जब यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक क्या हो जाए, आपस में मिल जाएंगे तो प्रकाश की चमकीली धारियां और ध्वनि उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यहाँ याद रखना कि दोनों जो आवेश हैं, ये आपका याद रखिएगा, जो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, जो आपस जब मिलते हैं तब पतली धारी उत्पन्न होती है और याद रखना साथ में ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं, जिसे यहाँ पे विद्युत, और इस प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। याद रखना, जो अगर बादल ये चमक रहा है, जो गरज रहा है, इसको हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बिजली गिरती है, और कहाँ गिरती है, अक्सर देखा होगा जो है जिन पेड़ों के जो काटने पर छिलके दूध निकलते हैं उसमें, उन पर ज़्यादा बिजली गिरती है, क्योंकि वहाँ उनको अर्थ मिल जाता है, तो बिजली वहाँ तेजी से गिर करके और ज़मीन पर गिर जाती है। और ऐसी घटनाएं अक्सर बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होती हैं। बिजली गिरने से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, खासकर बिहार और झारखंड में ज़्यादा होता है ऐसा। आगे लिखा है, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों और पृथ्वी के बीच हो सकती है। याद रखना, जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया होती है वो दो बादलों के बीच हो सकती है या फिर बादल और पृथ्वी के बीच भी हो सकती है, ये भी याद रखना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ बादल है तो बादल माइनस हो गया और पृथ्वी प्लस हो गया, तो इसकी वजह से भी बादल जो है बिजली चमक सकती है, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बताया गया है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन और संपत्ति की हानि होती है, अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करना आवश्यक होता है। अब उपाय क्या करेंगे, तो जो है तड़ित से सुरक्षा क्या होगी। तड़ित या झंझाहट, झंझा मतलब जो गरज के साथ जो है तूफान आता है कि समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। याद रखना, कभी जब बिजली कभी भी कड़के तो कभी भी खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी होती है। याद रखना, गरज जो अगर कहीं गरजता है तो आप जो है तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करें, तब आप जो है बाहर निकलें, ठीक है। लिखा है जो है आगे, सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। याद रखना, जब कभी कहीं आप सफर कर रहे हैं तो गाड़ी अगर आप खिड़की खुली है तो उसमें खतरा हो सकता है, तो गाड़ी अगर बंद है, दरवाजे बंद हैं, तो आप सुरक्षित हैं, ठीक है। आगे लिखा है, तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें। बाहर खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें जैसे जेवीसी होती है, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृश्य से अच्छा नहीं होता है। ये सब सावधानियां बरतने को बताया जाता है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, बड़े वृक्ष के नीचे नहीं, ये भी याद रखना। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें, क्योंकि वृक्ष पर ज़्यादा गिरती, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रिक जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जमीन पर ना लेटें, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे। जमीन पर लेटना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी करंट आपको लग सकता है। अपने हाथों को घुटनों तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए जो है लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे, मतलब आप इसमें सुरक्षित बच जाएंगे, जैसे यहाँ पर इस बच्चे को दिखाया गया है, ठीक है। घर के भीतर
घर के भीतर क्या सावधानी होनी चाहिए? त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों और धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। कौन? त्वरित जो है टेलीफोन के तारों पर, विद्युत तारों पर और धातु के पाइपों पर। क्या आपको याद है कि त्वरित एक विद्युत विसर्जन है? त्वरित झंझा के समय हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है, तभी जो है खतरा हो सकता है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए त्वरित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। ये भी एक होता है, जैसे मान लो अगर कभी बिजली गिर जाए और आप किसी क्षेत्र, नदी या कहीं पे आप नहा रहे हैं, तो वहां भी खतरा हो सकता है। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। अक्सर देखा होगा लोग कहते हैं जब बरसात होती है तो कहते हैं उसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो वहां भी करंट लगने का चांस हो जाता है। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इससे कोई हानि नहीं होती है, इससे कोई हानि नहीं होगी। त्वरित चालक क्या होता है? तो त्वरित चालक क्या होता है, इसको पहले हम यहाँ पे मैप के माध्यम से बताते हैं और फिर इसको हम जो है यहाँ पर आपको पढ़ के बताएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको जब घर बनता है, आप इस बिल्डिंग को भी देख सकते हैं। न्यूयॉर्क जैसे एक शहर है, आप देखिए न्यूयॉर्क शहर में जितनी भी बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, सबके ऊपर देखिए आप एक डंडी लगी हुई है, वो छड़ लगी है, वो तांबे की छड़ होती है। तो तांबे की छड़ ऊपर लगा दी जाती है और उसका पूरा जो है तांबे की जो छड़ होती है वो बिल्डिंग में आप देखेंगे तो तांबे की छड़ को सीधे लाके जमीन में नीचे लगा दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब बिजली चमकेगी और बिजली जब गिरेगी घर के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तांबे के तार, ठीक है, तांबे के तार के सहारे वो जो विद्युत है, जो त्वरित विद्युत है, वो इस तांबे के तार के सहारे चली जाएगी जमीन के अंदर और पूरी बिल्डिंग सुरक्षित रह जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है, पूरी बिल्डिंग सुरक्षित रखने के लिए आजकल ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे तो आपको हर बिल्डिंग के ऊपर, आपको जैसे मैप पे आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हर बिल्डिंग के ऊपर इस तरह तांबे की छड़ें लगाई जाती हैं। ऐसे क्योंकि बहुत ऊंची बिल्डिंगें होती हैं तो बादल के जो है गरजने के गिरने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा होती है बिजली, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। ठीक है, तो ऐसे लिए भवनों की सुरक्षा के लिए ऐसे तांबे के तार लगाए जाते हैं, पाइपें लगाई जाती हैं, छड़ें लगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, त्वरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जा सकता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। मैंने अभी बताया तांबे की। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई में दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन पर तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, तो सीधे जमीन में वो करंट चला जाएगा और पूरी बिल्डिंग सुरक्षित बच जाएगी। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, धातु तार अथवा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु त्वरित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। जब कभी बिजली चमकती हो तो ऐसी चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप याद रखना, प्लेटों के टकराने के कारण ही भूकंप आते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तभी भूकंप आते हैं। ठीक है, तो आगे आगे आपको हम मैप के माध्यम से बताते हैं। लिखा है कि आपने कभी त्वरित झंझा और तथा त्वरित के विषय में अध्ययन किया। ये प्राकृतिक घटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे त्वरित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। ठीक है, तो मौसम विभाग ऐसे आपदाओं से बचाने के लिए लोगों को अक्सर जागरूक करता रहता है। यदि त्वरित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव त्वरित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। ठीक है, लेकिन भूकंप से नहीं होता है। लिखा है, तथापि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं, और वह क्या है? भूकंप। तो भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन भूकंप से बचाव किया जा सकता है। लिखा है, उचित प्रबंधन द्वारा। लिखा है, यह विशाल स्तर पर जनजीवन और संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर
कि उरी और तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया और इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था, जहां पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, आगे लिखा है भूकंप क्या होता है। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है लिखा है जब यह आता है तो क्या होता है और इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब भूकंप क्या होता है ये जानना है, ये कब आता है ये जानना है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है ये हमें जानना है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। पहला है भूकंप क्या है। पहले हम भूकंप क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो लिखा है भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है या पृथ्वी की भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है और भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। ठीक है, ये भूकंप से घिरे घर को दिखाया गया है कश्मीर में। ठीक है, उस समय का लिखा है। प्राय इनको नोट कीजिए कि विशाल भूकंप बहुत कम आते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूकंप और सुनामी भी आ सकती है। याद रखना, भूकंप की वजह से बाढ़ भी आती है। ठीक है, नदी के बांध टूट जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है। भूस्खलन होता है पर्वतों पर, तो पर्वतों पर जो भूस्खलन होता है वो भूकंपों के कारण होता है। और सुनामी जो सागरों में आती है वो भी भूकंप के कारण ही आती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था और महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार क्षति पहुंचा दिया था। तो 2004 की जो सुनामी आई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था, आप इस मैप पे देख सकते हैं कि पूरा भारत का पूर्वी क्षेत्र, श्रीलंका, ये सब क्षेत्र प्रभावित हो गए थे जब जो है 26 दिसंबर 2004 को भूकंप आया था। लिखा है कि संसार का एक ऐसा रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर की उन अन्य देशों के मानचित्र में अंकित कीजिए जहां सुनामी की क्षति पहुंची थी। अभी आपने मैप पे देखा, उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, लिखा है भूकंप का क्या कारण है, भूकंप क्यों आते हैं, कारण क्या है। तो प्लेटों के टकराने की वजह से भूकंप आते हैं। लिखा है प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा जो है मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती है। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के बहुत सारे कथन थे कि भगवान भूकंप लाते हैं, ये सब चीजें बताया जाता था। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के सींग पर टिकी हुई है तथा जब सांड उसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। ऐसी कथाएं हमारे गाँव में प्रचलित थी, तो जो यहाँ पे बताया गया है। लेकिन वो सब कहानी नहीं है। जब साइंस का जन्म हुआ, मतलब साइंस के द्वारा जब इसका पता लगाया गया तो कारण दूसरा निकला। लिखा है अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण मतलब भूकंप आते हैं। अब पृथ्वी की इस परत को भूप्रपट्टी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये मैप बना है पृथ्वी का, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले जो परत है इसे भूप्रपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। और ये बीच वाला जो क्षेत्र है प्रवाह द्रव, ये मेंटल का क्षेत्र होता है। और या ये जो है बाह्य कोर होता है, ये आंतरिक कोर होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये दी गई है मैप पे। ठीक है, लिखा है कि पृथ्वी कि यह परत एक खंड में नहीं है या टुकड़ों में विभाजित है। तो याद रखना, जो हमारी पृथ्वी है, वो जो पृथ्वी की में कई प्लेटें पाई जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी प्लेटें हैं और जब प्लेटें आपस में टकराती है तभी भूकंप आता है। लिखा है प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। अब इसको हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। आप यह देख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर कई प्लेटें हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे प्रशांत प्लेट है, ये नजका प्लेट है। ठीक है, और इसको हम एक मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हम मैप के माध्यम से ये देख सकते हैं कि अलग अलग प्लेटें कौन सी हैं। तो सारी प्लेटों का यहाँ विवरण दिया गया है और उसी चीज़ को मैं यहाँ बता देता हूँ। ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, आप देखो यहाँ लिखा हुआ है दूसरे मैप पे। ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, ये प्रशांत प्लेट है, ये नजका प्लेट है, ये
अंटार्कटिका प्लेट है, ये आपका यूरेशियाई प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। तो पृथ्वी हमारी अलग अलग प्लेटों की जो बनी है ये मैप पे यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ देखो लिखा है इंडियन प्लेट, ये लिखा है यूरेशियाई प्लेट, ये लिखा है अरेबियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जब याद रखना, इंडियन प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी तभी किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब दो प्लेटें, याद रखना, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इससे बड़े भूकंप आते हैं। और फिर जब एक ही प्लेट होती है, एक ही प्लेट जब दो अलग अलग विपरीत दिशाओं में टूट जाती है तभी भूकंप आते हैं। और जब, याद रखना, तीसरा कंडीशन ये भी है कि जब दो प्लेटें आपस में जो है दूर भागती हैं तभी भूकंप आता है। लेकिन जब दूर भागती है इससे कम भूकंप आता है, लेकिन जब आपस में टकराती हैं और जब एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो इससे भूकंप ज़्यादा आते हैं। और इन्हीं को हम प्लेटों की गतियाँ कहते हैं। ये भी याद रखना, इन्हीं को हम प्लेट की गति कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है यदि हम भूकंप आने के लिए निश्चित रूप से जानते हैं तभी अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय और स्थान की भविष्यवाणी कर सके, तो ना हम समय और ना स्थान की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है पृथ्वी पर जो है भूकंप ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब यह हुआ कि भूकंप आने का कारण केवल प्लेटें नहीं हैं, ज्वालामुखी के फटने से भी, उल्कापिंड के गिरने से भी और नाभिकीय विस्फोट जब होता है तो उसके वजह से भी भूकंप आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पोखरण में जब परमाणु परीक्षण किया गया था तो उस समय भूकंप आ गया था। ठीक है, आगे लिखा है हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण ही होते हैं। ये बात याद रखना। अगला लिखा है भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। और भारत की अति भूकंप मतलब साशंकित क्षेत्र कश्मीर है, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय है, समस्त उत्तर पूर्वी भारत है, कच्छ का रण है, राजस्थान है, गंगा और मतलब सिंध का मैदान है, दक्षिण भारत के कुछ भाग भूकंप के क्षेत्र में आते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ मैप बना के चीज़ों को दिखाया गया है। अभी आप मैप पे देख सकते हैं, ये आपका इंडियन प्लेट है, ये आपका जो है कौन सी प्लेट है? तो आपका ये इंडियन प्लेट है और आपका ये यूरेशियाई प्लेट है। तो इंडियन प्लेट के टकराने से, यूरेशियाई प्लेट के टकराने की वजह से ही जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए हिमालय में अधिक भूकंप आते हैं, क्योंकि लगातार इंडियन प्लेट अभी भी लगातार यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही है, इसी वजह से भूकंप अभी भी आ रहे हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा कि जो है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस वीडियो को आप लोग इसको अच्छे से पहले देख लीजिए। हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगभग 100 सालों में 3 फीट बढ़ जाती है। आखिर क्या वजह है इसका? चलिए जानते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में जो भारत उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देती है, लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित थी। उत्तर में यूरेशियन प्लेट तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट के मध्य टेथिस सागर स्थित था। भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट से आने वाली नदियों के अवसादों से टेथिस सागर में मलबे भर गए। भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व के संचलन के कारण तथा एशियाई प्लेट के दक्षिण पूर्व के संचलन के कारण दोनों प्लेटों में अभिसरण हुआ और टेथिस सागर में जमा मलबे पर दबाव पड़ा, जिसके कारण वलन प्रक्रिया शुरू हुई। परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे 5 सेंटीमीटर की दर से प्रतिवर्ष अभिसरित होती है, इसीलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। अब आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से कैसे टकराई और कैसे हिमालय का उत्पत्ति हुई। और हिमालय की उत्पत्ति जब हुई तो उसके बाद लगातार भूकंप आने लगे। तो दो प्लेटें वहाँ टकरा रही हैं, इस वजह से भूकंप लगातार हमारे यहाँ आ रहे हैं। आपने वीडियो देख करके समझ गए होंगे। आगे लिखा है किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए भूकंपों का जो परिणाम 7.5 अभी तक मापा गया है, ये सबसे बड़े भूकंप हमारे यहाँ के हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भूकंप कैसे मापा जाता है। तो लिखा है
भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यह उपकरण मात्र एक जो है कंपायमान क्षण अथवा लोलक होता है, जो है भूस्पंद करने पर दोलन कंपन करने लगता है। जब पृथ्वी को जो है गति करती है तो यह क्या करते हैं, जो है ये उसी में जो है लाइन ऐसे बन जाती है, जिससे मालूम चल जाता है कि भूकंप कितना इस स्पीड में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैप दिखाया गया है। भूकंप का जो है याद रखना, जहाँ पर भूकंप दो प्लेटें आपस में टकराती है, जहाँ भूकंप आता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, अर्थात उसे हम कहते हैं जो है एपी सेंटर कहते हैं। तो ये भूकंप और ये तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये तरंगे उत्पन्न होती है, यही तरंगे दूर तक चली जाती हैं, जिससे हम जहाँ जहाँ पे तरंगे पहुंचेंगी तो पृथ्वी हिलने लगती है, कंपन होने लगता है। ठीक है, आगे लिखा है भूकंप से बचाव क्या करें। तो लिखा है उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हमने यह भी देखा है कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक संभावना होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वो बड़े भूकंप के झटकों को सह सके। मतलब ऐसा भूकंप घर बनाना चाहिए कि जैसे वो जो है भूकंप आने पर घर ना गिरे। जैसे आप देखेंगे तो ताइवान देश है, ताइवान देश के जो राजधानी ताइपे है, वहाँ लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, या फिर जापान में लकड़ी घर बनते हैं, तो वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वह भूकंप निरादर पद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट अथवा संरचना इंजीनियर से परामर्श लेकर के ही घर बनाना चाहिए। आगे लिखा है अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया जापान का। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक हानि ना हो। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, जिससे वह आसानी से न गिर सके। घरों में दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गाइजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखनी चाहिए ताकि भूकंप आने पर आपके ऊपर न गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग जा सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियां विकसित की हैं। ठीक है, लिखा है भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करें। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें और झटकों से रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची अथवा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें और जब भूकंप का झटका खत्म हो जाए तब घर के बाहर चले जाएं। यदि आप घर के बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों अथवा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर खोजें और धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस पर हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे और जहां पर भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। जब जो झटके खत्म हो जाए तभी आप बाहर निकलें। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ बताया गया मैंने बता दिया है। आपने इसमें हम क्या सीखा नोट्स के रूप में लिखा है कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, मतलब उसमें हम करंट पैदा कर सकते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब वो नहीं चिपकते हैं, और विजातीय एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, अर्थात वो चिपक जाते हैं। जैसे अगर दो प्लास्टिक चीज़ों को रगड़ेंगे तो वो नहीं चिपकेंगे, लेकिन एक प्लास्टिक हो एक कागज का टुकड़ा हो तो आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युत दर्शी का उपयोग किया जा सकता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में हस्तांतरित करने को भू समकर्षण कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है त्वरित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं।
त्वरित चालक भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकते हैं। मैंने आपको बताया जो तांबे वाला। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है और इन क्षेत्रों को भ्रंश कहते हैं। जहाँ दो प्लेटें आपस में टकराती हैं वहाँ भ्रंश हो जाता है, वहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं। किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक वाले भूकंप जीवन और संपत्ति की अपार क्षति कर देते हैं। हमें भूकंप से बचाव के लिए अपनी कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, तभी हम भूकंप से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। लिखा है निम्न में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र या तांबे की छड़। ठीक है, तो किससे हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं? तो याद रखना फूला हुआ गुब्बारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर से कौन से कथन सही है और कौन से गलत हैं? सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? नहीं करते हैं। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक के स्टॉक को आकर्षित कर सकती है? बिल्कुल। त्वरित चालक किसी भवन की त्वरित की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सारी क्लास आपको मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।